कि कौन कौन सी CSR की मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देखी थी इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने PTCL का रोज़गार प्रोग्राम को डिस्कस किया था, डेल की थी, माइक्रोसॉफ्ट की थी। उसी के साथ साथ नेक्स्ट फेज में हमने ये भी डिस्कस किया था कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस को लेने चाहिए टू इम्प्रूव द बिजनेस एथिक्स। तो उसमें पहले हमने कोड ऑफ एथिक्स डिस्कस किया था, और इसी के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था व्हाई फॉस्टरिंग CSR एंड गुड बिजनेस इज इम्पोर्टेंट। ये देखा था कि अगर CSR को एम्प्लॉय किया जाए तो उसके क्या क्या फायदे हैं। इन्हीं को साथ लेके लेके आज हम फर्दर इस लेक्चर को प्रोसीड करेंगे कि आज के लेक्चर में हम सबसे पहले जब हमने कोड ऑफ एथिक्स देखा था तो IEEE कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे कि IEEE एक सोसाइटी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मुख्तलिफ इंजीनियर्स की, उसका कोड ऑफ एथिक्स क्या है उसको हम रिव्यू करेंगे। एंड इन द नेक्स्ट फेज वी विल कंटिन्यू विद द स्टेप्स टू टेक इम्प्रूव बिजनेस एथिक्स। कंटिन्यू होगा जो प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट 3 स्टेप्स डिस्कस किए थे। आज फर्दर डिटेल्स में हम फर्दर सबसे पहले कंडक्ट सोशल ऑडिट्स, ये भी जैसे पहले उसमें हमने ये भी देखा था रिक्वायर्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए। फिर सबसे पहला जो स्टेप था वो ये था कि हमें कॉर्पोरेट एथिक्स टू अपॉइंट कॉर्पोरेट एथिक्स ऑफिसर। सो दीज वर द स्टेप्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। So what is IEEE? IEEE stands for Institute of Electrical and Electronics Engineer. This is a society and it is an international non-profit professional organization. ये एक बहुत बड़ा organization है and it is one of the largest technical professional organization for the advancement of technology. आज की जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है which is evolving, चाहे वो 5G हो, 4G थी, और इसी तरह से हम जब नेटवर्किंग में यूज करते हैं IEEE 802.11 एक प्रोटोकॉल है, तो सब कुछ ये एक इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन 1963 में बनाई गई थी एंड द फर्स्ट नेम वाज अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियो इंजीनियरिंग। पहले इसका ये नाम था, देन फर्दर इसको इवॉल्व किया गया और इसका नाम मॉडिफाई करके IEEE रखा गया। इस ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली जितने भी इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस से रिलेवेंट जितनी भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं मोस्टली इसी की सोसाइटी के थ्रू ही आ रही हैं। और जब एक पर्सन बीइंग एन IT प्रोफेशनल, इफ एनी वन ऑफ अस वांट्स टू बिकम अ मेंबर ऑफ दिस organization, we must have to follow IEEE code of ethics. So what is the IEEE code of ethics? Because being an IT professional, हम इस चीज से फेमिलियर होने चाहिए कि इस सोसाइटी में क्या क्या कोड ऑफ एथिक्स हैं। नंबर 1, there are 9 to 10 general code of ethics in which the first one is public, क्योंकि हम पहले भी पब्लिकली क्या होता है, फिर सेल्फ खुद के लिए कुछ कोड ऑफ एथिक्स हैं। उसी के साथ साथ जब हम किसी भी प्रोफेशन में काम करते हैं वी मस्ट हैव द कॉलीग्स एज वी वर्क टुगेदर। सो कॉलीग्स के लिए क्या कोड ऑफ एथिक्स हैं, ठीक है, ब्राइबरी नहीं होनी चाहिए, और अगर टेक्नोलॉजी हम कोई भी यूज कर रहे हैं तो उसके भी कुछ कोड ऑफ एथिक्स है। जैसे अली वाली एग्जांपल थी उसमें हमने ये देखा था कि उसने टेक्नोलॉजी को यूज किया बट ही डिडंट मेंशन, तो उसके लिए IEEE की अगर हम कोई भी टेक्नोलॉजी या उसमें उन ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी उनके हैं चीजें उनको अगर हम यूज करेंगे तो उसके लिए कोड ऑफ एथिक्स क्या होना चाहिए। क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर, फिर उनकी प्रोडक्ट्स हैं, जजमेंट है, मैनेजमेंट है, प्रोफेशन है। सो दीज आर जनरली कोड ऑफ एथिक्स। इनको फर्दर हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज एक्शंस, ये कौन से एक्शंस परफॉर्म होने चाहिए। So in the actions part, the first one is the public. Public software engineers shall act consistently with the public interest. जो भी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनको
पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है कि अगर हम कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी चीज डेवलप कर रहे हैं, उसके साथ हमें कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उनके लिए जो हम चीज डेवलप करें दैट कुड बी फेक, दैट कुड नॉट बी बेनिफिशियल फॉर द पब्लिक, उसमें पब्लिक का कोई इंटरेस्ट ही ना हो। अगर हम कोई ऐसी चीज बनाए कि पब्लिक कोई आए ही ना, ठीक है, तो सबसे पहले ये कि जो भी चीज बनाई जाए वो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए होना मैंडेटरी है। द नेक्स्ट इज क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर। उसमें क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स शैल एक्ट इन अ मैनर दैट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर कंसिस्टेंट विद द पब्लिक इंटरेस्ट। जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो भी इस सोसाइटी के साथ अटैच्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हैं, उनको सबसे पहले जो बेस्ट इंटरेस्ट है वो यही होना चाहिए, चाहे वो क्लाइंट है, वो एम्प्लॉयर हैं, ताकि उनकी जो एम्प्लॉयर के साथ कंसिस्टेंटली, एम्प्लॉयर क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसके थ्रू अगर कोई चीज वो डेवलप कर रहे हैं तो उसको उसमें भी उनकी कंसिस्टेंटी होनी चाहिए, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है। और जो भी चीजें होंगी दैट मस्ट बी विद द पब्लिक इंटरेस्ट। तो पहले फेज में IEEE कोड ऑफ एथिक्स में था एक्शंस के, ये एक्शंस परफॉर्म होने चाहिए। तो नेक्स्ट फेज है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के लिए जो IEEE की प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए कौन सा कोड ऑफ एथिक्स है। प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स shall ensure that their products and related modifications meet the highest professional standards। IEEE की मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे कि पब्लिकेशंस हो गई, 802.11 प्रोटोकॉल हो गया, बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर रिलेवेंट उनकी प्रोडक्ट्स रिलीज होती हैं। तो जब जो भी उनका मेंबर है अगर उस प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन होगी तो ये कंसीडर करना चाहिए कि जो उसके फर्दर इम्प्रूवमेंट्स होंगी दैट मस्ट मीट दी हाईएस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। द नेक्स्ट ना IEEE कोड ऑफ एथिक्स में आता है हायरार्की। उसमें सबसे पहला है जजमेंट। अब जजमेंट क्या होती है, जब एक प्रोफेशनल बैठा होता है तो उसके जो कलीग्स होते हैं उसके अंडर जो भी काम करते हैं, अगर वो सही काम करे तो जो उसकी जजमेंट पर्सपेक्टिव है दैट शुड बी पॉजिटिव। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स शैल मेंटेन इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस इन देयर प्रोफेशनल जजमेंट। तो जो भी प्रोफेशनल है अगर कोई काम कर रहा है वो सबसे पहले क्या मेंटेन करेगा कि यकतियानत हो, इंटीग्रिटी हो, फिर उनका जो काम है वो इंडिपेंडेंट किया है। अब आप जब प्रोजेक्ट करते हो फाइनल ईयर में, ठीक है, अगर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का मकसद क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इफ यू मेड अ ग्रुप ऑफ 4 people, 4 students एंड यू हैव डन द टास्क, तो एट द एंड आप सबको अपने आप का जो इंडिपेंडेंस टास्क है वो भी, उससे भी आप फेमिलियराइज होने चाहिए। जब आपका वाइवा होता है आपसे इंडिविजुअली नहीं पूछा जाता, ऑल ऑफ यू मस्ट नो द होल प्रोजेक्ट। तो इंटीग्रिटी मेंटेन करना जरूरी है। द सेकंड इज मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग managers and leaders shall subscribe to and promote an ethical approach to the management of software development and maintenance। अब IEEE के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर मैनेजर्स हैं, जो टॉप लीडर्स हैं, तो उनका बेसिक काम क्या है, जो भी एथिकल अप्रोचेस यूज होती हैं उस मैनेजमेंट के अंदर, तो उस मैनेजमेंट में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो उन अप्रोचेस को प्रमोट करना चाहिए, ताकि अगर प्रमोट नहीं करेंगे so maybe someone break do an unethical thing। IEEE कोड ऑफ कंडक्ट में फर्दर है peers। peers में प्रोफेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स shall advance the integrity and reputation of the profession consistent with public interest। जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो वही यकतियाती के साथ काम करें अपने साथ मिलके, एंड द रिपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन कंसिस्टेंट विद द पब्लिक इंटरेस्ट। तो जो भी रिपुटेशन होगी उस प्रोफेशन की वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए फायदेमंद होना बहुत जरूरी है। कोलिग्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैल बी फेयर
to and supportive of their colleagues. IEEE members के जितने भी कलीग्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, अगर कोई हेड है तो उसके अंडर जितने भी कोलीग्स आते हैं, जैसे कोई अगर जर्नल है, उस जर्नल के जो एडिटर होता है, दैट इज द टॉप पोजीशन। द नेक्स्ट इज द एसोसिएट एडिटर। तो जो एडिटर है, एसोसिएट एडिटर है, दीज आर द कॉलीग्स। तो वो एक दूसरे के साथ सपोर्टिव होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि अगर एडिटर एसोसिएट एडिटर को काम असाइन करे तो वो सपोर्ट ही ना करे। IEEE कोड ऑफ एथिक्स सेल्फ, हमें अपने आप, पहले आ गया पब्लिक, फिर आ गया हायरार्की, तो लास्ट है सेल्फ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैल पार्टिसिपेट इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग regarding the practice of their profession and shall promote an ethical approach to the practice of the profession. कोई भी अदर लर्निंग है लाइफ लॉन्ग, जो बहुत ज्यादा टाइम के लिए चल रही है, ठीक है, तो उसमें पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो पार्टिसिपेशन क्यों ज़रूरी है? एंड द प्रैक्टिस ऑफ द देयर प्रोफेशन, ताकि जो उस प्रोफेशन से रिलेवेंट है वो चीज़ प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर अल्टीमेटली टू प्रमोट एन एथिकल अप्रोच टू प्रैक्टिस द प्रोफेशन। प्रिंसिपल्स एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट, जो पहले पहले हम पढ़ के आए कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो भी चीज़ डिज़ाइन होगी, जो भी रिसर्च आएगी, जो भी चीज़ें होंगी, दे मस्ट फॉलो द पब्लिक इंटरेस्ट। ऐसे नहीं कि कोई अनएथिकल चीज़ आ जाए, कोई ऐसी चीज़ डिज़ाइन आ जाए जो पब्लिक के इंटरेस्ट में हो ही नहीं, पब्लिक उस पर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे। एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट्स एंड एम्प्लॉयर्स, इसी तरह से पब्लिक के साथ साथ जो दूसरे अगर कोई सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, देयर आर द क्लाइंट्स एंड एम्प्लॉयर्स एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द IEEE सोसाइटी आर द एम्प्लॉयर्स। तो जो भी उसके क्लाइंट्स हैं, जो सॉफ्टवेयर बाय कर रहे हैं, वो क्लाइंट्स और एम्प्लॉयर भी उनके इंटरेस्ट के होने चाहिए। अब ऐसे तो नहीं, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर सॉफ्टवेयर IEEE सॉफ्टवेयर सोसाइटी है, ठीक है, उसकी अलग अलग सोसाइटीज है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग सोसाइटी है, सॉफ्टवेयर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कम्युनिकेशन है। अब एक सोसाइटी के अंदर अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की सोसाइटी है, उसमें कम्युनिकेशन का आ जाए, तो जो जहाँ पे जिस चीज का इंटरेस्ट है उसी, अब ऐसे तो नहीं है ना जूलॉजी के डिपार्टमेंट कंप्यूटर पढ़ाया जाए, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट चला जाए तो उसका इंटरेस्ट में कंफ्लिक्ट आ जाए। प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट्स, तो जो इसके उसूल हैं उस पर यही एम्फेसिस होता है कि जो भी प्रोडक्ट इन्वेंट की जाए, दैट मस्ट हैव द गुड क्वालिटी, लो क्वालिटी को एक्सेप्टेबल नहीं होती। मेंटेन इंडिपेंडेंट जजमेंट, तो जो एडिटर होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनको जो भी डिसीजन करना है वो अपने इंडिपेंडेंट बेसिस पे करेंगे और जो डिसीजन आएगा वो मेंटेन ही रहेगा। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज मैनेज एथिकली, जो हमने कोड ऑफ कंडक्ट पढ़े थे कि अगर अनएथिकल बिहेवियर आएगा, प्रोटेक्ट इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोफेशन, सपोर्ट कॉलीग्स, परसू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब परसू लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब ये है कि ऐसे नहीं कि इन द मिडिल में कोई आगे छोड़ जाए। तो मेन जो हमारा एम होना चाहिए, अगर किसी सोसाइटी को, किसी यूनिवर्सिटी को, किसी इदारे को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को जब हम ज्वाइन करते हैं, तो उसमें ये हमारा मोटिव होना चाहिए कि वी मस्ट स्टे देयर लाइफ लॉन्ग। तो कंसिस्टेंटी जब होगी, कंसिस्टेंट हम वर्कआउट करेंगे, तभी हम अब इस एम को अचीव कर सकेंगे। अदरवाइज वी वुड नॉट बी कैपेबल टू परसू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब IEEE अगर रिसर्च एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है तो हम ये एम बना लें कि हम जो उसमें लर्न करेंगे दैट शुड बी लाइफ लॉन्ग। सो आफ्टर IEEE कोड ऑफ एथिक्स हम अपने टॉपिक की तरफ ही बढ़ते हैं। जो पहले हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे उसमें IEEE कोड ऑफ एथिक्स था। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट नो, बीइंग एन सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, कि IEEE सोसाइटी में कोड ऑफ एथिक्स क्या था। अब हम उसी पॉइंट्स को कि हाउ टू इम्प्रूव, हाउ ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव देयर एथिक्स, उसका जो थर्ड पॉइंट है, उसमें पहले 2 पॉइंट्स हमने यही डिस्कस किए थे। नंबर फर्स्ट था अपॉइंट कारपोरेट ऑफिसर, सेकंड था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, थर्ड था कोड ऑफ एथिक्स, एंड नाउ इट इज कंडक्ट सोशल ऑडिट्स।
An organization reviews how an organization reviews how well it is meeting its ethical and social responsibilities goal. अब होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशंस को विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑडिट्स करनी चाहिए, ठीक है। ऑन द डेली बेसिस दे कंडक्ट सम रेगुलर ऑडिट्स। अब ऑडिट्स किस चीज की करना चाहिए? दे मस्ट कंडक्ट ऑडिट्स बेस्ड ऑन देयर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, कौन सी चीजें हो रही हैं, अगर नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही। अब इसी करने से ये होगा कि एक रिव्यू मिल जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में हो क्या रहा है। An organization reviews how well it is meeting its ethical and social responsibilities goal and communicates its new goals for the upcoming year. जब हम किसी भी चीज का सर्वे करते हैं या रिव्यू करते हैं, उससे हमें ये कंक्लूड होता है कि क्या चीजें पॉजिटिव जा रही हैं। अगर जा रही हैं, देन हाउ वी नीड टू इम्प्रूव दैट, कि कौन से फिर न्यू गोल्स हैं हम अपने ऐड कर दें। तो सोशल ऑडिट में यही होता है, कंपनी यही चेक करती है कि जो नेक्स्ट ईयर के गोल हैं, अगर पहले चीजें रिव्यू हो गई, उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर के गोल हैं वो उसमें इन्वॉल्व कर देती है। और वो जो चीजें हैं, जो रिव्यू है, जब हम एम्प्लॉयज के साथ, जो हमारी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के होंगे, उनके साथ शेयर करेंगे, ना कि सिर्फ एम्प्लॉयज, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मार्केट एनालिसिस हैं, जो कस्टमर्स हैं, जितने भी हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिटी में ऑपरेट आते हैं, उनके साथ अगर शेयर करेंगे वो परफॉर्मेंस, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन इंक्रीज हो जाएगी। So these reviews include audit performance, data, assessment of policy compliance, and specific implementation plans for the suppliers on the program for compliance and environment spreadsheet. तो जो रिव्यूज हैं वो डिफरेंट की फैक्टर्स पे ही होनी चाहिए, जैसे असेसमेंट ऑफ पॉलिसी कंप्लायंस है कि कौन से पॉलिसीज जो हमने डिफाइन की थी वो हुई हैं कि नहीं। फिर इसी तरह से जो दूसरे एनवायरनमेंट स्टीवरशिप हैं वो एग्जिस्ट किए हैं कि नहीं। सो इसी तरह से जब हम सोशल ऑडिट करेंगे तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी। द नेक्स्ट इज रिक्वायर एम्प्लॉयज टू टेक ethics training. I think in the previous lecture, we also defined that to conduct the training is a key factor to improve, to enhance organization, reputation, and ethics. So because in the ancient Greek philosopher believed that personal convictions about right and wrong behavior could be improved through education. अगर हम पीपल को अगर एजुकेट करेंगे किसी भी पॉइंट पे, तो होगा क्या? दे वुड केम टू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अगर किसी को पता ही नहीं होगा, हम किसी को एजुकेट ही नहीं करेंगे, देन हाउ वुड द पर्सन केम टू नो दैट दिस इज राइट एंड दिस इज नॉट राइट। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू एजुकेट पीपल। अब एजुकेट, जब हम कोड ऑफ एथिक्स उनको बताएंगे, एजुकेट करेंगे, दिस इज द कोड ऑफ एथिक्स, सो यू हैव टू फॉलो। If you do not follow, then you are breaking the law. तो उस चीजों को, तो ऑर्गेनाइजेशन का, an organization code of ethics must be promoted and continually communicated with the organization from the top to bottom. तो हमने दो अप्रोचेस भी देखी थी, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। तो ऑर्गेनाइजेशन को जो भी एथिक्स हैं, जो भी कोड ऑफ एथिक्स हैं, उनको हमेशा जो अपर स्टाफ है वो बार बार रिमाइंड कराता रहे लोअर स्टाफ को कि दिस इज द कोड ऑफ एथिक्स। जब इन चीज़ों को ट्रेनिंग के थ्रू उनको रिमाइंड नहीं किया जाएगा तो समटाइम्स वो फॉलो अप नहीं होते। तो उसके लिए अब जो इसका क्रिटिकल गोल है, उस
The critical goal of the such training is to increase the percentage of employees who report the incidents of the misconduct. इस ट्रेनिंग का बेसिक मकसद यही होता है कि जब ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो जो एम्प्लॉयज हैं अगर वो कोई भी मिसकंडक्ट कर रहे हैं, कोई भी एथिक को ब्रेक कर रहे हैं, तो उनको तरीकेकार आ जाएगा कि नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए. Then the employees will avoid such misconducts or incidents. और उसके साथ साथ ही वो अश्योर हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे कि ये जो फीडबैक है जो ट्रेनिंग के थ्रू ऑब्टेन हुआ वो क्या होगा, सच फीडबैक विल बी एक्टेड ऑन दैट एंड दे उसको वो रिटेलिएट करें कि हाँ अब ये चीज नहीं करनी चाहिए. One approach is through a comprehensive ethics education program that encourage employees to act responsibly and ethically. तो जब एथिक्स की ट्रेनिंग दी जाएगी उसकी जो इम्पोर्टेंट अप्रोच है कि हमें एजुकेट करना चाहिए. ठीक है, एजुकेट किस तरह करेंगे कि सबसे पहले स्मॉल वर्कशॉप फॉर्मेट या और कंपनी ट्रेनिंग को अगर करे. अब वो किस तरह ट्रेनिंग होगी कि कोई ना कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हो और वर्कशॉप के थ्रू कंपनी जो है एम्प्लॉइज को बताया जाए. अब फॉर्मल कुछ होती है फॉर्मल एथिक्स ट्रेनिंग, फिर शोइंग एम्प्लॉइज द एग्जांपल्स ऑफ हाउ टू अप्लाई द कोड ऑफ एथिक्स इन रियल लाइफ. जब वर्कशॉप अटेंड होंगे तो उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई एक्सपर्ट आएगा. जब एक्सपर्ट आएगा वो एम्प्लॉइज को यही मोटिवेशन देगा कि दैट हाउ कैन यू अप्लाई द कोड ऑफ एथिक्स इन रियल लाइफ. जब रियल लाइफ को एक चीज के साथ रिलेट करते हैं, अब एथिक्स सिर्फ प्रोफेशनल एथिक्स अलग होते हैं, एक हमारे कुछ मॉरल, जैसे हमने 3 चीजें देखी थी, मॉरल, लॉ एंड एथिक्स, तो बाहर में भी कुछ एथिक्स होते हैं. सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रोफेशन में हो, डेली हमारी सोशल एथिक्स अलग है. बट एज वी आर गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल, सो दैट्स व्हाई हम एम्फेसाइज सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल एथिक्स पे ही कर रहे हैं. तो फॉर्मल जो एथिक्स ट्रेनिंग्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉइज को ये नहीं बताती कि एम्प्लॉइज का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, पर उनको ये भी दिखाती हैं कि किस तरह से एक रियल लाइफ में किस तरह से ये कंपनी चाहती है कि आप लोग एथिकल मैनर में ही बिहेव करें. यू शुड ऑपरेट इन एन एथिकल मैनर. सो जो फॉर्मल ट्रेनिंग्स हैं उससे कंपनीज की जो लायबिलिटी है लीगल एक्शंस में, दैट विल बी डिक्लाइन, दैट विल बी रिड्यूस, बिकॉज थ्रू द ट्रेनिंग्स मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज नो एंड दे डू नॉट ब्रेक द एथिक्स. सो इससे क्या होगा, कंपनी पे कोई भी ना चांस नहीं होगा, कोई लायबिलिटी नहीं होगी कि उस कंपनी पे कोई लीगल एक्शन लिया जाए. So the next is include ethical criteria in employee appraisal. Her year, sometimes quarterly, sometimes 2 times a year, तो हर कंपनी में एम्प्लॉय का एक अप्रेजल बनता है. Appraisal is called as kind of a performance by which the employee performance is monitored, that how did the employee perform throughout this tenure. So only 43% of the companies include ethical conduct in employees performance appraisal. जब performance appraisal तैयार होता है तो ये सर्वे है. In this survey they found that सिर्फ और सिर्फ 43% जो कंपनीज हैं वो उसमें ethical conduct. नॉर्मली अप्रेजल जो बनता है वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस की बेसिस पे बनता है. तो अगर हमें एथिक्स का इम्प्रूव करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को एथिकल बिहेवियर में जब इम्प्रूवमेंट लानी होगी, तो वो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल तैयार होता है, दे प्रिपेयर द परफॉर्मेंस अप्रेजल, दे मस्ट इंक्लूड एथिकल कंडक्ट. ठीक है, अब एथिकल क्राइटेरिया में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए. अब ये जो डिसीजन करता है मैनेजर्स करते हैं. ठीक है, मैनेजर क्योंकि एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीजें इस एम्प्लॉय को करनी चाहिए, अगर उसने नहीं की तो वो जो उन सबका फीडबैक है वो डिफरेंट एम्प्लॉय से भी लिया जाता है. ठीक है, और जो उधर कलीग्स हैं उनसे भी लिया जाता है.
अब ये जो 43% कंपनीज हैं वो सिर्फ एथिकल इसलिए नहीं करती क्योंकि दे जस्ट केयर अबाउट देयर वर्क, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ परवाह किसकी होती है, वर्क की होती है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कंपनी को करने चाहिए। ट्रीटिंग अदर्स फेयरली एंड विथ रेस्पेक्ट। अब उस जो अप्रेजल है उसमें जो एथिकल क्राइटेरिया है वो उसमें ये पॉइंट्स होना ज़रूरी है। नंबर 1, ट्रीटिंग अदर्स फेयरली विथ रेस्पेक्ट, कि क्या इस पर्सन ने, क्या इस एम्प्लॉय ने जो उसके साथ कलीग्स थे, जो जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में पीपल थे, क्या उनके साथ फेयरली ट्रीट किया। फेयरली किस तरह होता है, अगर अपर स्टाफ है तो लोअर स्टाफ में फेवरेटिज्म तो नहीं की, सबको फेयरली ट्रीट किया और रेस्पेक्ट किया। द सेकंड, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली इन अ मल्टी कल्चर एनवायरनमेंट। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ कल्चर के लोग होते हैं, सिर्फ एक कल्चर तो नहीं है ना। बहुत ज़्यादा जैसे हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है, so कास्ट, every caste is a different culture. Sometimes people try to criticize some caste, तो उसमें अप्रेजल में ये एथिक्स, क्योंकि ये एथिक्स खिलाफ वर्जी होती है, यू आर ब्रेकिंग द एथिक्स इफ यू criticize some people based on the culture, because everyone, we should respect everyone's culture. So accepting personal accountability, continually developing themselves and other। पर्सनल जो भी चीज़ें हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसके साथ सीरियस होना चाहिए। कंटिन्यूअली डेवलपिंग देमसेल्व्स एंड अदर, हमेशा अपने आप को और दूसरे जो भी हमारे एनवायरनमेंट में है उनकी क्या डेवलपमेंट की। अगर अपर स्टाफ है, अगर उसको कोई काम कराना है तो क्या उसकी ऑर्गेनाइजेशन को फर्दर इंक्रीज करने के लिए कितनी एफर्ट्स की उसने। लास्ट इज ऑपरेटिंग ओपनली एंड ऑनेस्टली विथ ऑल। जब फेयरली आ गई तो सीधी सीधी बात करनी चाहिए और सिंसियरिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द लास्ट वन इज क्रिएटिंग एन एथिकल एनवायरनमेंट। गुड एम्प्लॉयज में मेक बेड एथिकल चॉइसेस। कुछ अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं पर समटाइम्स वो जो उनकी एथिकल चॉइसेस होती हैं वो अच्छी नहीं होती, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सब जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उनका काम मोस्टली एम्फेसिस होता है वी शुड परफॉर्म सक्सेसफुली। पर कुछ चीज़ें होती हैं समटाइम्स, जो अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं काफ़ी काफ़ी उनको बेड एथिकल चॉइसेस करनी पड़ती हैं ताकि कंपनी की रिपूटेशन अच्छी हो। अब वो किस तरह, मिसाल के तौर पर समटाइम्स कोई बॉसेस होते हैं जब वो देखते हैं स्टूडेंट्स जब समटाइम्स पॉजिटिव तरीके से जो है परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिखाते तो टीचर्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है और उनको कुछ इस तरह की बेड चॉइसेस करनी पड़ती हैं विच में अफेक्ट द स्टूडेंट्स एथिकल थिंग। पर उसका जो आउटकम आता है उसका यही होता है कि मतलब यू आर, द टीचर इज एक्टिंग दिस बिकॉज to perform your performance should be increased। अगर लीनियंट रहें तो कोई कोई लीनियंसी का जब पता चल जाता है कि लीनियंसी का एम्प्लॉइज फायदा उठा रहे हैं तो अनएथिकल एक्ट करना पड़ता है उस बॉस को। अब वो किस लिए करना पड़ता है, मे बी इनकरेज टू डू वॉट एवर इट टेक्स टू गेट द जॉब डन। वो इसीलिए ही करना पड़ता है क्योंकि जो टास्क असाइन किया गया है दैट मस्ट बी डन। कुछ लोग होते हैं यार टास्क असाइन किया है विद इन अ वीक, दे टुक अ लॉट ऑफ टाइम। अब समटाइम्स चलो बॉस ने या टीचर कह देता है चलो ओके आई एम गिविंग यू 3 more hours or 1 day more, and after that the quality of work is not as much as it was expected। तो वो जो जॉब हुई वो कंप्लीट नहीं हुई, वो फुलफिल नहीं हुई क्राइटेरिया। तो इनकरेजमेंट के लिए कुछ पॉजिटिव चीजें भी होती हैं बट समटाइम्स अनएथिकल थिंग भी करनी पड़ती हैं। एम्प्लॉइज नीड अ नॉलेजेबल रिसोर्स, क्योंकि इसमें ये होता है ना कि जो इन्फ्लुएंस एम्प्लॉइज पे पड़ती है वो उनके परसेप्शन पे डिपेंड करती है। अब परसेप्शन पे ये होता है कि इमीडिएटली बॉस की डिफरेंट एक्सपेक्टेशन होती हैं,
अगर वो बेस एक्सपेक्टेशन डिफाइन करते हैं, उसमें ये होता है कि समटाइम्स जो एम्प्लॉय है उसमें टॉलरेंस लेवल नहीं होती, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, सो इट में फेल द जॉब. Employees need a knowledgeable resource to discuss perceived unethical practices. Discuss perceived unethical, a manager, legal or internal department, business units, legal counsel anonymously through internal website. तो जो भी चीजें अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं दे शुड बी मॉनिटर्ड बाय अ मैनेजर या लीगल इंटरनल ऑडिट जो भी डिपार्टमेंट्स के हैं या जो काउंसलिंग डिपार्टमेंट की बनाई गई है बिजनेस काउंसिल, वो उनको प्रॉपरली मॉनिटर करें. क्रिएटिंग एनालिटिकल एनवायरनमेंट के लिए ये है कि कुछ क्वेश्चंस बनाए गए, कुछ क्वेश्चनर बनाए गए बाय द सर्वे कि फॉर एग्जांपल डज योर ऑर्गेनाइजेशन हैव कोड ऑफ एथिक्स, yes or no, do employees know how and to whom to report any infraction of the code of ethics, do employees feel that they can report violations of the code of ethics safely with without retaliation. Do senior managers set an example by communicating the code of ethics and using it in their own making decision? क्या पहले पहले है डज योर ऑर्गेनाइजेशन हैव द कोड ऑफ एथिक्स, कि क्या है कि नहीं. एथिकल एनवायरनमेंट के लिए सबसे पहले ये क्वेश्चन सर्वे फॉर्म बनाया जाए. फिर सेकंड है कि क्या एम्प्लॉइज अगर रिपोर्ट करते हैं अगर कोई कोड ऑफ एथिक्स ब्रेक करता है, क्या एम्प्लॉय सोचते हैं फील कर. द थर्ड वन इज क्या एम्प्लॉय को महसूस होता है कि जो वो वायोलेशन कोई रिपोर्ट कर रहा है, क्या वो खौफ होता है ना कि अगर कोई जैसे एम्प्लॉयज होते हैं या इवन स्टूडेंट साहब हैं, तो स्टूडेंट भी देखते हैं कि हाँ ये स्टूडेंट गलत काम कर रहा है, बट वो टीचर को नहीं बताते क्योंकि उनको खौफ होता है मे बी मैं बताऊं तो कोड ऑफ एथिक्स तो चले उन्होंने ब्रेक कर दिया, तो बताऊंगा तो मे बी दे खौफ होता है तो वो दोस्त नाराज हो जाए. इसी तरह से एम्प्लॉयज में भी इसी तरह होता है कि अगर मैंने बता दिया तो मे बी मेरा दोस्त नाराज हो जाए. फिर इसी तरह से अगर मैंने बता दिया मे बी बॉस के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग हो तो बॉस उसको बता दे कि भाई ये क्यों बताया, तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं. फिर डू द एम्प्लॉइज फील दैट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दोस्त हु वायलेट द कोड ऑफ एथिक्स. अब जो उधर काम कर रहे हैं समटाइम्स कुछ चीजें हमारे यहाँ जैसे होता है ना कि ब्रेकिंग द लॉ, तो लॉ को माना नहीं जाता. तो अगर कोई चीज कोई वायोलेट कर रहा है एथिक्स, क्या उसको उस तरह की जो एक्शन है उसके खिलाफ लेना चाहिए, क्या वो ले सकते हैं कि नहीं. फिर इसी तरह डू सीनियर मैनेजर सेट एन एग्जांपल बाय कम्युनिकेटिंग द कोड ऑफ एथिक्स एंड यूजिंग इट इन देयर ओन डिसीजन मेकिंग. जब कोड ऑफ एथिक्स फॉलो होते हैं या नहीं, तो क्या जो मैनेजर्स हैं वो जब डिसीजन करते हैं उस चीज़ को कंसीडर करते हैं कि नहीं. जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल था, तो यही सर्वे हुई है कि 43% इंक्लूड नहीं करते. डू मैनेजर्स evaluate and provide feedback to employees on how they operate with respect to the values and principles in the code of ethics. Are employees aware of sanctions of breaching the code of ethics? क्या उनको पता होता है कि अगर ये कानून हम तोड़ेंगे, अगर कोड ऑफ एथिक्स को तोड़ेंगे तो कौन सी पॉसिबिलिटी है, कौन सी हमारे खिलाफ सजाएं होंगी. डू एम्प्लॉयज यूज द कोड इन देयर डिसीजन मेकिंग. जब कोई भी डिसीजन लिया जाता है ना, तो उसमें सिर्फ एक चीज नहीं देखी जाती कि बस ये चीज ऑब्टेन करनी है, उसमें कोड ऑफ एथिक्स को देखा जाता है कि नहीं. So our next topic is including ethical consideration in decision making. तो decision making में भी ethical ethics का लगाना बहुत ज़रूरी होता है. तो इस मेरे ख्याल टॉपिक को हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. अभी टाइम अप हो गया, अभी मैं अटेंडेंस लेता हूँ. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क.